एक छोटी से गांव में गोपाल नाम का आदमी रहता था। गोपाल रिक्शा पर सवारी ले जाने का काम किया करता था। गोपाल के घर पर उसकी पत्नी कोमल और 9 साल का बेटा गोलू रहता था। 4-5 दिनों से गोपाल को कोई सवारी नहीं मिल रहा था। जिस चूल्हे नहीं जुड़ पा रहे थे। गोपाल का गरीबों के मारे बुरा हाल था। एक दिन गांव में एक आदमी फल बेचने आता है। आ गया आपके गांव में फल वाला। ताजी ताजी फल ले लो। सेब संतरा ले लो। फल खाकर अपनी सारी बीमारी को भागा लो। बड़े दूर से आया हूं, प्यार का तोहफा लाया हूं। अपना लो या ठुकरा लो भैया, हम तो फल बेचने आया हूं। एक बार जो खाओगे भैया बार बार मांगोगे। रसीले फल ले लो। देखते ही देखते फल खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। ये सुनकर कोमल और उसके बेटे गोलू भी बाहर आते हैं। फल वाले को देखकर गोलू अपनी माँ से बोलता है। माँ देखो ना, सब लोग फल खरीद रहे हैं। मुझे भी फल दिलवा दो ना। बहुत दिनों से मैंने कोई भी फल नहीं खाया हूँ। नहीं, मुझे कोई फल चाहिए। आप मुझे हर बार यही कह के टाल देती हो कि अगली बार दिलवा दूंगा, पर आपने कोई फल नहीं दिलवाते हो। मुझे अभी फल चाहिए तो चाहिए। गोलू अपनी माँ से फल लेने के लिए जिद करने लगता है। कोमल गुस्से में आकर गोलू को 2 थप्पड़ मारकर अंदर ले जाती है। रोना बंद कर। जब मैंने तुझसे एक बार कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुझे कहाँ से फल दिलवाती। तुझे पता भी है कि घर कितना मुश्किल से चल रहा है। घर में एक पैसा भी नहीं है। ये कहते हुए कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतने में गोपाल आ जाता है और कोमल से कहता है। क्या हुआ कोमल, तुम आज रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस क्या ही बताऊं आपको। आज अपनी तकदीर पर मुझे रोना आ गया। आज फल वाला आया था और मुझसे गोलू ना फल लेने के लिए जिद करने लगा। मैं गुस्से में आकर उसे पीट दी। तुमने ये क्या किया कोमल? उस मासूम को क्या पता हमारी मजबूरी का। तुम उसे प्यार से समझा देती। यह बच्चे प्यार से मानते ही कहाँ हैं, जो मैं इन्हें समझाऊं। घर पर एक पैसा भी नहीं है। पूरे 3 दिन हो गए हैं। घर में खाना तक नहीं पक रहा है। कब तक यूं ही भूखे मरेंगे हम सब। तुम्हें क्या ही बताओ कोमल, आज सुबह से शाम बैठे बैठे हो गए, पर कोई सवारी नहीं मिले। सभी के घरों में आजकल मोटरसाइकिल हो गया है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा जी। हमारा ना सही, गोलू के बारे में सोचो। उसे क्या सब बच्चों की तरह भूख नहीं लगती। उसे भी तो सबको देखकर खाने का मन करता होगा ना। पर क्या करूं कोमल, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दूसरा कोई काम कर सकूं। तुम एक काम करो, अपने मित्र जगत के पास जाकर कोई काम मांगो। वह तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर बता देगा। गोपाल अपने दोस्त जगत के पास जाता है और उसे कहता है। जगत में इस वक्त बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। गरीबी से हाल बेहाल हो रहा है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। जगत भाई, तेरे पास एक उम्मीद लेकर आया हूँ। तुम्हारे पास इतने सारे जमीन है, गाय हैं, बैल है। तुम मुझे अपने खेतों या जानवरों को देखभाल का कोई भी काम दे दो। बड़ी मेहरबानी होगी भाई। मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना जमीन है, ना बल है, ना घोड़े हैं। यूं ही समझ लो मेरा हाल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ, अगर फिर भी तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने काम के साथ रख सकता हूँ। लेकिन देखो, काम थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो सभी काम होते हैं भाई। अगर हम मेहनत से करें तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। दरअसल मैं एक आदमी के साथ मिलकर चोरी का काम करता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चोरी का काम कर सकते हो। चोरी? अरे नहीं 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 भाई, मुझसे चोरी का काम नहीं होगा। गोपाल अपनी पत्नी और बेटे का खाली पेट देखकर कुछ सोचने के बाद जगत से चोरी करने के लिए हामी भर देता है। अब गोपाल, जगत और रमेश तीनों चोरी करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वह अच्छा खासा धन चुराकर जमा कर लेते हैं।
एक बार उनके साथ सोने से भरा एक मटका हाथ लग जाता है। वह उसे मटके को ऐसी जगह छुपा देता है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। उसके बाद वह तीनों इसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करने लगते हैं। कुछ दिनों में उन तीनों का मन चोरी से भर जाता है। एक दिन जगत अपने दोस्त से बोलता है, मैं तो इस चोरी की जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ने रहना पड़ता है, कहीं कोई चोरी करते हुए पकड़ ना ले। अगर किसी ने पकड़ लिया तो भाई मार मार के बुरा हाल कर देगा और फिर राजा के पास ले जाएगा और राजा अलग ही सजा देंगे। तुम सही कहते हो जगत। मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांति भरी और सच्ची जिंदगी जिए। चोरी से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए हमें अब यह चोरी का काम छोड़ देना चाहिए। इस मटके से सिक्के निकालकर बेच देते हैं। जितने भी मिलेंगे सिक्कों के, उनसे हम कोई काम कर लेंगे और फिर खुश चैन से अपना जीवन जिएंगे। अगर तुम दोनों को अब चोरी करने का मन नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम इन सिक्कों को छुपा कर रख देते हैं। अगर किसी को शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें किसी भी ऐसी जगह चलना चाहिए जहां हमें कोई भी ना जानता हो। वहां पर हम ईमानदारी से काम करेंगे और सुकून से चैन की जिंदगी जिएंगे और फिर जैसे ही मौका मिलेगा इन सिक्कों को हम बेच देंगे। रमेश, तुम सही कहते हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तीनों ने तय कर लिया था कि वह अब कहीं और काम करेगा और चैन से अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन रमेश की नजर उस मटके पर थी। वह सोचता है, किसी भी तरह से मुझे इन दोनों से यह मटका चुरा के भगाना है। उसके बाद मुझे कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। अब रमेश उसे मटके को चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगता है। तीनों मटका लेकर गांव से दूर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक बुढ़िया का घर मिलता है। रमेश बुढ़िया से कहता है, हम तीनों व्यापारी हैं, शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। आपका घर शहर से बहुत नज़दीक है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसमें हमें शहर आने जाने में बहुत आसानी होगी। हम अपने व्यापारिक कर्मों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। हम कुछ दिनों के लिए आपके घर में रुकना चाहते हैं। इसके बदले में आपको अच्छे खासे पैसे भी देंगे। बुढ़िया बहुत लालची थी, लेकिन जितना वह लालची थी उससे कहीं अधिक ईमानदार भी थी। उसने तीनों की बहुत खातिरदारी करी और फिर बोली, आप जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकते हैं, इसे अपना ही घर समझो। तीनों को पता लग चुका था कि बुढ़िया बहुत ही नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना सोने के सिक्के से भरा मटका बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस मटके को संभाल कर रखना और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस मटके को हमें तभी देना जब हम तीनों एक साथ तुमसे मटके लेने आए। ठीक है, मैं इस मटके को बहुत ही संभाल कर रखूंगी, लेकिन इस मटके के अंदर क्या है ये तो बताओ मुझे। इस मटके के अंदर हम तीनों की जिंदगी भर की कमाई है, इसलिए तुम्हें संभालने के लिए दे रहा हूँ। बुढ़िया उसे मटके को एक खुफिया जगह पर छुपा देती है, जिसे किसी को पता ना चले। अगले दिन तीनों काम करने की तलाश के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन हो जाता है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता, इसलिए वह बहुत थक जाते हैं। फिर वह बुढ़िया के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। भाइयों, पूरा दिन हो गया लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। ऐसा मन कर रहा है इसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया जाए। थक तो मैं भी गया हूँ और मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन खाना लेने जाएगा कौन बुढ़िया के घर? रमेश इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। वह सोचने लगता है, यह सही वक्त है उस मटके को गायब करने का। किसी भी तरह मुझे बुढ़िया से वह मटका लेना होगा। अरे भाई, तुम दोनों आराम करो, मैं जा रहा हूँ बुढ़िया के घर खाना लेने। यहाँ रमेश बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, माँ, मुझे मेरे दोस्तों ने मटका लेने भेजा है। दरअसल हम उस मटके को 4 हिस्से में करना चाहते हैं।
4 हिस्से में क्यों करना चाहते हो? तुम तो 3 हो, फिर एक हिस्सा किसका है? माँ, वो एक हिस्सा हम तुम्हें देना चाहते हैं। तुम्हें हमारी देखभाल जो की। तुम्हें पता भी है उस मटके के अंदर सोने के सिक्के हैं। तुम्हारे हिस्से में बहुत सारे सोने के सिक्के आएंगे। तुम इन सिक्कों से अपनी बची खुची जिंदगी आराम से गुजार लोगी। जल्दी से लाकर वो मटका दे दो मुझे। अपने सिक्के का कोई लालच नहीं है मुझे, और मैं तुम्हें मटका तभी दूंगी जब तीनों एक साथ मेरे पास मटका लेने आओगे। तभी रमेश सोचने लगता है। यह बुढ़िया तो बहुत चालाक है। यह मेरी बातों में आ ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? तभी रमेश के दिमाग में एक विचार आया और बुढ़िया से बोला। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो खुद जाकर पूछ लो। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने दूर से ही उन दोनों को आवाज लगाई। क्या तुम दोनों अपने दोस्त को मटके लेने भेजे हो? वे दोनों को बुढ़िया की आवाज साफ सुनाई नहीं दी। उसके सोचा बुढ़िया खाने के लिए पूछ रही है, इसीलिए उन्होंने बुढ़िया से कहा, उसे दे दीजिए माँ जी। बुढ़िया ने सोचा, यह आदमी सही कह रहा है। उन्होंने अपना मटका मंगाया है और यह मुझे भी हिस्सा देना चाहते हैं। तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं मटका लेकर आ रही हूँ। बुढ़िया ने मटका रमेश को दे दिया। रमेश मटका लेकर तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उधर दोनों रमेश का इंतजार कर रहे थे। अरे गोपाल भाई, रमेश को तो काफी देर हो गई, लेकिन अभी तक वो खाना लेकर आया नहीं। मुझे तो कोई मामला लगता है। हमें चलकर देखना चाहिए। वहाँ पर दोनों बुढ़िया के घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर वह बुढ़िया से बोले, अम्मा, हमने अपने दोस्त रमेश को खाना लेने के लिए भेजा था, लेकिन वह हमारे पास नहीं आया। वह कहाँ है? तुमने उसे खाना लाने भेजा था या सोने के सिक्के से भरा मटका? अरे अम्मा, कैसी बातें करती हो? हमने तो उसे खाना लाने भेजा था। उन दोनों की बात सुनकर बुढ़िया घबरा जाती है। उसने मुझसे कहा था तुमने उसे मटका लेने भेजा है। मैंने तुझसे भी पूछा था, तुझने मुझे कहा था हाँ दे दीजिए, इसलिए मैंने उसे मटका दे दिया। बुढ़िया की यह बात सुनकर उन्हें एक झटका सा लगा। वह तुरंत समझ गया कि उनके दोस्त रमेश ने उसे धोखा दे दिया है। हमने आपसे कहा था मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ आपसे मटका मांगेंगे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और मटका रमेश को दे दिया। मुझे तो लगता है इन दोनों ने हमारे माल को हथियाने की साजिश की है। यह भी उसके साथ मिली हुई है और हमको पागल बना रही है। दोनों की बात सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई और बोली, मैं कभी भी जीवन में किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम फालतू के मुझ पे शक कर रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें हमारे साथ राजा के पास चलना होगा। अगले दिन महाराज, हम तीनों इस बुढ़िया को अपनी जिंदगी भर की कमाई संभाल कर रखने के लिए दी थी। हमने इसे कहा था कि हमें मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ तुम्हारे पास लेने आए, लेकिन इन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में वह मटका हमारे दोस्त रमेश को दे दिया और वह मटका लेकर फरार हो गया। क्यों अम्मा जी, ये दोनों सच बोल रहे हैं? हाँ महाराज, ये दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इसे आवाज देकर पूछा था कि क्या तुम्हारे दोस्त को मटका दे दूं, तो इन्होंने हाँ कर दिया था, इसलिए मैंने उसे मटका दे दिया। यह सब इस बुढ़िया की लापरवाही की वजह से हुआ है और जिसे तुम दोनों को नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हारा नुकसान का सजा बुढ़िया को 4 दिन के अंदर भरना होगा। अगर यह हर्जाना नहीं भर सके तो फिर इसे सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर बुढ़िया रोते हुए अपने घर चली जाती है। हे भगवान, मेरी मदद कर। मैं अपनी जगह पर सही हूँ। मैंने किसी से कोई बेईमानी नहीं किया। मैं उनका धन कहाँ से लौटा पाऊंगी? इस बुढ़ापे में धन की भरपाई मैं कहाँ से कर पाऊंगी? उधर मंत्री राजा से कहता है, महाराज, मुझे लगता है वह बुढ़िया बेकसूर है। हमें एक बार इस मामले में सही से तहकीकात करनी चाहिए
वह इस बुढ़ापे में उन दोनों का इतना सारा धन कहाँ से लौटा पाएगी? तुम सही कहते हो। हमें इस मामले में सही से तहकीकात करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कल भेष बदल कर उसे बुढ़िया के घर जाओ और सच का पता लगा कर आओ। अगले दिन मंत्री एक साधारण आदमी का भेष बदलकर बुढ़िया के घर पहुंच जाता है। जब वह बुढ़िया के घर पहुंचता है, उस वक्त बुढ़िया रो रही होती है। अम्मा, आप क्यों रो रही हो? आपको कोई परेशानी है? क्या नहीं बेटा, मैंने अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। मैंने हमेशा दूसरों की भला चाहा, उस भलाई का मुझे आज तक अंजाम नहीं मिल रहा है। बुढ़िया मंत्री को अपनी बात बताती है कि किस तरह रमेश उसे धोखा देकर मटका ले गया और राजा ने 4 दिन के अंदर उन दोनों का हर्जाना भरने का वक्त दिया है। बुढ़िया की यह बात सुनकर मंत्री कहता है, भगवान करे उन दोनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सजा मिले। तुम परेशान ना हो अम्मा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मंत्री राजमहल जाकर राजा को सारी बात बताता है। मंत्री की बात सुनकर महाराज बहुत हैरान होते हैं। फिर वह मंत्री से कहते हैं, यह तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम इस मामले को हल कर सकते हो? जी महाराज, बिल्कुल। जैसे कि उन तीनों ने बुढ़िया से शर्त लगाई थी कि हमें मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ लेने आए, लेकिन वह तो 2 हैं, इसलिए शर्त के मुताबिक मटका तभी मिलेगा जब तीनों एक साथ आएंगे। शाबाश, तुम बहुत समझदार हो मंत्री। बुढ़िया और उन दोनों को बता दो कि इस मुकदमे का फैसला दोबारा होगा। अगले दिन बुढ़िया, गोपाल और जगत दरबार में आए। राजा ने उन दोनों से कहा, तुम्हारी शर्त थी कि बुढ़िया वह मटका तभी दे तुम्हें जब तुम तीनों एक साथ मटका लेने आओ। जी बिल्कुल महाराज, हमने ऐसे ही कहा था। तो ठीक है, फिर फैसला हो गया। तुम्हें मटका देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें मटका तभी मिलेगा जब तुम तीनों एक साथ मटका लेने आओगे। अगर तुम्हें अपना मटका चाहिए तो तुम्हें अपने तीसरे मित्र को भी लाना होगा, तभी तुम्हें मटका मिल सकता है। जाओ, अपने तीसरे साथी को बुला कर लाओ, जिससे शर्त पूरी की जा सके। लेकिन महाराज, हम उसे कहाँ से तलाश करेंगे? वो तो मटका लेके फरार हो गया। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मटका चाहिए तो शर्त पूरी करनी होगी, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। दोनों बिना कुछ कहे राजमहल से चले जाते हैं। राजा का फैसला सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है। उसके बाद गोपाल और उसका दोस्त जगत रमेश को बहुत तलाश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता।